बीए भाग प्रथम की इस कक्षा में विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। पिछले वीडियो में जिसमें हम लाप्लास के न्यायिका सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, तकनीकी कारणों से वीडियो बीच में बंद हो गया था। तो जहाँ से वीडियो बंद हुआ था हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। लाप्लास ने जो बताया था कि एक तप्त न्यायिका घूम रही थी, घूर्णन से जो ऊर्जा क्षय हुआ उससे उसकी गति बढ़ोतरी हुई, गति में बढ़ोतरी के साथ वो ठंडी होकर सिकुड़ने लगी, जिससे केंद्रपसारी बल बढ़ने लगा और उस बढ़ते बल के कारण मध्य से तप्त डिस्क के रूप में पदार्थ बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वो अपनी अपनी कक्षाओं में व्यवस्थित हो गए। और इस प्रक्रिया के लगातार तदंतर होने से क्रमशः ग्रहों और उसके बाद उन ग्रहों के उपग्रहों की रचना हुई। ये लाप्लास ने बताया था। ऐसे अनेक चीज़ें थी जो न्यायिका परिकल्पना को लगभग सही साबित कर रही थी, जैसे उपग्रहों का निर्माण, उनकी कक्षा का समांतर, उनकी लगभग गोलाकार कक्षा, ग्रहों और उपग्रहों की घूर्णन तथा ग्रहों और उपग्रहों की परिभ्रमण दिशा में समानता। साथ ही यदि हम सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों, विशेषकर पृथ्वी के बारे में बात करें, तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है उसमें हम जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे तापमान की वृद्धि तथा ज्वालामुखी क्रिया ऐसे तथ्य हैं जो लाप्लास के सिद्धांत को सही साबित करते हैं। सभी विद्यार्थी इस तथ्य पर भी ध्यान देंगे। ये वस्तुतः वो दौर था जब हमारी विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। उस समय ब्रह्मांड के बारे में जो हमारा ज्ञान था उस हिसाब से यह सिद्धांत सही प्रतीत हो रहा था और लंबे समय तक इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समर्थन हासिल हुआ। कई विद्वानों ने तो ये माना कि बिल्कुल सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, यह सिद्धांत पूर्णतया कुछ अपवादों को छोड़कर सही इसकी व्याख्या करता है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति प्रगति हुई, ऐसे अनेक बिंदु सामने आए जिनके आधार पर इस सिद्धांत की अलग अलग बिंदुओं पर आलोचनाएं की गई और उन आलोचनाओं के बाद यह निष्कर्ष निकलने लगा कि नहीं, सौर परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में जो लाप्लास का न्यायिका सिद्धांत है वह शायद सही नहीं है। आलोचनाओं के बिंदुवार अध्ययन को हम समझते हैं। लाप्लास ने अपने संपूर्ण सिद्धांत में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं किया कि जो न्यायिका थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो ब्रह्मांड में आई कहाँ से, अर्थात न्यायिका के मूल स्रोत के बारे में लाप्लास ने कुछ भी नहीं बताया। तो प्रारंभ में ही उनका सिद्धांत इसी बिंदु के आधार पर विवादास्पद हो जाता है कि आखिर जिस संपूर्ण न्यायिका से, जिस संपूर्ण पिंड से हमारी पृथ्वी बनी है, सौर परिवार बना है, विभिन्न ग्रह बने, उसकी उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से है। दूसरी, न्यायिका बहुत तप्त थी, घूर्णन हुआ, घूर्णन में ऊर्जा का व्यय हुआ और उस व्यय से न्यायिका परिधीय भागों में शीतल होने लगी। यह पूरी प्रक्रिया भी वैज्ञानिक नियमावली में सही प्रतीत नहीं हो रही। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रामक लग रही है, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि मौलिक रूप से न्यायिका से पदार्थ का अलग होना एक सतत परिघटना हो सकती है, लेकिन गैसीय न्यायिका के कण ढीले थे और परस्पर आपस में चिपके हुए नहीं थे, अतः रुक रुक कर टूट कर उनके अलग होने की संपूर्ण प्रक्रिया भ्रामक है। तीसरी चीज़, क्योंकि
यदि इसी प्रक्रिया अनुरूप हम माने कि नीहारिका से घूर्णन के कारण मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठने से यदि ग्रहों की रचना हुई है, प्रचि बनी है, तो निश्चित रूप से विभिन्न ग्रहों की बजाय सूर्य के भांति अलग अलग तारों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यह माना गया कि एक विशाल पदार्थ से पहले सूर्य बना, तो उसी अनुरूप जैसे सूर्य बना, सूर्य भी एक तारा है, तो इस प्रक्रिया अनुरूप नीहारिका से सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों की बजाय तारे निर्मित होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि इस सिद्धांत को सही माने तो यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या भी नहीं करता कि सूर्य के विषुवत रेखीय अक्षों के मध्य 6 डिग्री का, मतलब जो ग्रहों और सूर्य के विषुवत रेखीय अक्ष है उनके मध्य 6 डिग्री का कोण कैसे स्थापित हुआ, इसके संदर्भ में भी ज़्यादा बातें लाप्लास नहीं बता पाए। बाद में वैज्ञानिकों ने इनकी खोजें की और यह जानकारी थी कि भाई इस 6 डिग्री के कोण की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं हो पा रही। कुछ ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि के कुछ उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं, इसकी व्याख्या भी लाप्लास अपने सिद्धांत में नहीं बता पाए कि उन ग्रहों के उपग्रह विपरीत दिशा में क्यों घूम रहे हैं, उनकी परिभ्रमण दिशा विपरीत क्यों है, इसकी जानकारी भी लाप्लास नहीं दे पाए। अगला पॉइंट, यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह, उसकी जो कक्षा है वो अन्य ग्रहों की तुलना में ज़्यादा झुकाव लिए है। मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में बताया भी था कि हमारा जो यूरेनस ग्रह है अरुण, उसकी कक्षा 98 डिग्री झुकी हुई है। उस 98 डिग्री के कारण उसके जो 2 ध्रुव है वो क्रमशः एक बार में सूर्य के एक बार एक ही सामने रहता है, तो फलतः एक ध्रुव जब प्रकाशवान रहता है उसी समय दूसरा ध्रुव अंधकार युक्त रहता है। इसकी व्याख्या भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं हो पा रही। अगला पॉइंट, सूर्य की कम घूर्णन गति भी इस सिद्धांत द्वारा प्रमाणित नहीं हो रही है। लाप्लास का नीहारिका सिद्धांत यह भी नहीं बता पाता कि सूर्य बहुत कम गति से क्यों घूमता है। जब नीहारिका की गति में बढ़ोतरी हो सकती है तो सूर्य बहुत कम गति से क्यों घूमता है। अगला पॉइंट आलोचना का यह बना कि सिर्फ 8 या 9 ग्रह ही क्यों बने। प्रारंभ में 9 ग्रह थे, बाद में प्लूटो को ग्रहों से निकाल दिया शनि से, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो वैज्ञानिकों ने पूछा कि भाई सिर्फ 8 ग्रह ही क्यों बने, बाद में और वलयों का निर्माण या ग्रहों का निर्माण क्यों हुआ, 8 की बजाय कम क्यों नहीं बने या 8 से ज़्यादा क्यों नहीं बने। इन पॉइंटों के बारे में भी लाप्लास अपने सिद्धांत में नहीं बता पाए। फिर अलग अलग ग्रहों का अलग अलग कोणीय संवेग, अलग अलग द्रव्यमान और उनकी गति संबंधी ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनकी व्याख्या निश्चित रूप से लाप्लास के नीहारिका सिद्धांत द्वारा नहीं हो पाती। भाई अलग अलग ग्रह अलग अलग कोणीय संवेग वाला क्यों है, अलग अलग ग्रह का अलग गति क्यों है, अलग अलग ग्रह का अलग अलग द्रव्यमान, उनकी रचना अलग अलग क्यों है। विभिन्न ग्रह जब बने ही नीहारिका से हैं तो उनकी रचना अलग अलग पदार्थ से क्यों हुई है। किसी में मीथेन की प्रधानता है, किसी में आयरन की प्रधानता है, ऐसा क्यों। ऐसे अनेक कारक थे जिनकी व्याख्या इसके द्वारा नहीं हो सकती। शनि की वलयों के संदर्भ में भी लाप्लास कोई निश्चित तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे पाए कि शनि ग्रह की ये वलयें कैसे निर्मित हुई। जैसे उन्होंने प्रारंभ में बताया था कि नीहारिका की घूर्णन गति बढ़ने से वलय बनी, बाद में उनसे ग्रह बने और शेष भाग सूर्य बन गया। तो यदि हम इसको भी माने
तो सूर्य की घूर्णन गति जो उसकी वर्तमान गति है उससे सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए। इसके बारे में भी कोई निश्चित जानकारी, प्रामाणिक जानकारी लाप्लास नहीं दे पाए। ऐसी अनेक आलोचनाओं के आधार पर धीरे धीरे वैज्ञानिकों का मत बनने लगा कि यह सिद्धांत पूर्णतया सौर परिवार, विशेषकर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा। एक चीज़ और, यदि निहारिका के व्यास को हम अति विशालतम मान लें तो जो सबसे भारी ग्रह है, जो बहुत दूर है सूर्य से, करीब 960 करोड़ किलोमीटर दूर, तो अर्थात इसका तो ये आशय है यह निहारिका इतनी विशाल रही होगी। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि यदि हम बात करें अति विशालकाय तारे जैसे सैफी, ऑरिगे, इनका व्यास ही करीब 200 और 260 करोड़ किलोमीटर है। तो इतनी विशालकाय, लगभग 1000 किलोमीटर व्यास की, 1000 करोड़ किलोमीटर व्यास की निहारिका का अस्तित्व संभव नहीं है। अंतिम चीज, यदि लाप्लास की परिकल्पना को सही मान भी लें तो सूर्य का कोणीय संवेग भी पुष्ट नहीं हो पाता। यदि यह भी मान लें सूर्य एक निहारिका था तो उसमें निहारिका ही उत्पन्न होनी चाहिए, उससे ग्रह नहीं बनने चाहिए। तो इन अनेक कारकों के आधार पर अंततः इस सिद्धांत को खारिज मान लिया गया। लेकिन बावजूद इन दोषों के लंबे समय तक निहारिका सिद्धांत का महत्व बना रहा। हाँ, यद्यपि वर्तमान में इसका सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है। बाद में जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक खोज बनी तो 1950 के दशक में पुनः अनेक विद्वानों ने लाप्लास के सिद्धांत में पुनः अपनी आस्था प्रकट की और कुछ ऐसे बिंदुओं पर अब सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहा कि शायद ये प्रक्रियाएं हुई होंगी जिसके आधार पर निहारिका सिद्धांत सही है। लेकिन अंततः सार यही निकला कि निहारिका सिद्धांत द्वारा सौर परिवार का निर्माण पूर्णतया एक भ्रामक प्रक्रिया है। सौर परिवार का निर्माण कम से कम निहारिका द्वारा नहीं हुआ। वर्तमान में इस सिद्धांत का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक इस सिद्धांत का महत्व बना रहा, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक प्रामाणिक खोजों के आधार पर इस सिद्धांत की महत्वता या महत्व नहीं है। अगले वीडियो में हम जेम्स जीन के ज्वारीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और उसकी सहायता से सौर परिवार और पृथ्वी के निर्माण को समझाने का प्रयास करेंगे।